राम स्वरूप चतुर्वेदी के महत्वपूर्ण कथन। ये तो आप जानते ही हैं कि सभी जो हमारे साहित्य के विद्वान रहे हैं, उनकी किताबों से सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम सबसे पहले तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पूरी क्लास को बिना स्किप किए ज़रूर देखना है, यहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बाकी की जैसे सभी क्लासेस की तरह ये क्लास भी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर राम स्वरूप चतुर्वेदी आप जानते हैं इनका जो साहित्य है उसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आगे देख लेते हैं सबसे पहले ये क्या कहते हैं। भाषा साहित्य और संस्कृति के संप्रक्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के साथ साथ में हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा ही जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जो अपने ग्रंथ के बारे में बताते हैं, भूमि का सही कथन है कि भाषा साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में ये जो साहित्य इतिहास है आपका स्वरूप चतुर्वेदी जी का, वो हिंदी साहित्य के साथ साथ में हिंदी संवेदना का इतिहास भी है और इसीलिए इसे साहित्य की तरह भी पढ़ा जाना चाहिए और हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह भी पढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं कि संसार को समझना दर्शन का काम है। संसार को समझना कैसा काम है? तो दर्शन का काम है। उसे बदलना राजनीति का काम है और उसकी पुनर्रचना करना साहित्य का दायित्व है। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना है। संसार को समझना है हमें, तो किसके द्वारा हम समझ सकते हैं? दर्शन के माध्यम से, है ना? और उसे बदलने का काम किसका है संसार को? तो ये राजनीति का है। जैसे कि आजकल हमारा जो देश है वो पूरी तरह से बदल चुका है ना? मतलब धीरे-धीरे हमारा जो देश है ना उसमें इतना तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं कि बस पूछिए मत ना, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे कोई भी हो। आज ही पेपर नीट का पेपर लीक हुआ है। आप सोच लीजिए किस तरह से हमारा संसार बदल रहा है और ये सब जो बदलने के पीछे राजनीति है ना, ये वही है, ठीक है? ऐसे कौन बदलता है? तो राजनीति बदलती है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह चुके हैं पहले ही। और उसकी पुनर्रचना करना किसका दायित्व है? तो ये साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न यहाँ पर किया गया है। आगे रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले ही केंद्र में रखते हों। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने आप जानते हैं रामचरितमानस या फिर तुलसीदास की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा की है और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए ये रामचरितमानस को केंद्र में रखते हैं, लेकिन उनका आलोचना और इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। आप जानते हैं जो शुक्ल का युग है, जो शुक्ल की रचनाएं हैं, वो सब हमें छायावाद से संबंधित हैं। छायावाद का जो समय था 1920 से लेकर के 1938 तक का, 1918 से 1938 तक का, वही समय है जो शुक्ल युग कहलाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भले ही रामचरितमानस को उन्होंने केंद्र में रखा हो, लेकिन उनकी आलोचना और इतिहास जो विवेक है ना, वो किससे संबंधित है? तो छायावाद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना। आगे कहते हैं कि चंद कबीर, जायसी, तुलसी और देव भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है ना? इन सभी कवियों का, बड़े-बड़े जो महापुरुष कवि रहे हैं उनका नाम लेते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि इनके कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का ये दायित्व होता है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वे रचना के संप्रेषण को बस यहाँ तक आपको देख लेना है। ठीक है, रचना के संप्रेषण को उनको आगे शायद मिसप्रिंट हो गया है। आगे पुराने समय में राजा का मनोरंजन तरह-तरह से किया जाता था। ठीक है, पुराने समय में क्या होता था? राजाओं का मनोरंजन तरीके अलग-अलग तरीके से किया जाता था। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था ना, है ना? नहीं तो किसी का मनोरंजन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाता है अब तो। लेकिन फिर भी पुराने समय में क्या होता था? राजा का मनोरंजन तरह तरीके से किया जाता था। आज उस स्थिति में उपभोक्ता आ गया है। ठीक है, जिस स्थिति में पहले राजा था उसका मनोरंजन किया जाता था, आज उस स्थिति में उपभोक्ता आ गया है, जो भी इस समय के मुहावरे में राजा कहा जा रहा है। यों यों तो मनोरंजन, संचार और साहित्य की सीमा रेखाएं जैसे बदलने का युग चल रहा हो।
ऐसे समय में साहित्य के इतिहासकार का ये दायित्व है कि वह इस परिदृश्य का विवेकपूर्ण निराकरण करे। ठीक है, साहित्य को इतिहासकार जो भी इतिहास लिखता है साहित्य का, उसका ये पूरा दायित्व बनता है कि ये जो समय अब चल रहा है इसका अच्छी तरीके से समीक्षा करे, मतलब उसको विवेकपूर्ण, ऐसे ही नहीं है कुछ भी उठा करके लिख दो, है ना, ऐसा लिखो कि जो समाज के लिए कुछ उपदेश भी मिल सके। इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है। ठीक है, इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग होता है। यहाँ प्रियतन ये है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा और परखा जा सके। भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी कहा गया है, इन बोली रूपों और जातीय क्षेत्रों की सर्जनात्मक निष्पत्ति ही हिंदी भाषा और साहित्य है। ठीक है, भाषा विज्ञान में जिन्हें क्या कहते हैं, भाषाओं के नाम पर या फिर इन्हें बोलते हैं बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इन बोली रूपों और जातीय क्षेत्रों की सर्जनात्मक निष्पत्ति करना ही क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य है, क्योंकि यही हमारे हिंदी क्षेत्र है। आगे हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा ही संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है। ठीक है, भारतवर्ष की संश्लिष्ट जो भाषा है वही क्या है, संस्कृति की वास्तविक। देखो संश्लिष्ट भाषा किसको बोलते हैं, जैसे कि भाषा होती है हमारे अपने अंदर, मतलब किसी के भी शब्द लेकर के, चाहे वो संस्कृत से हों, अलग अलग भाषाओं के शब्द अपने में मिक्स कर लेती है। ठीक है, सबको अपने अंदर उसको ग्रहण करने की क्षमता रखती है, वो होती है संश्लिष्ट भाषा, उसको कहते हैं, याद रखना। आगे यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो का, जैसे कि देखो हम हिंदी बोलते हैं तो प्योर हिंदी कहाँ बोलते हैं हम बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध हिंदी थोड़ी ना बोलते हैं। कितने सारे ऐसे शब्द है जो बीच बीच में हम इंग्लिश के यूज करते हैं, उर्दू के यूज करते हैं, तुर्की के यूज करते हैं, है ना। जैसे कि अब मैं ही देख लीजिए, यूज यूज शब्द किसका है, इंग्लिश का है। ठीक है, दरबार शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमने अलग अलग भाषाओं से ले रखे हैं, लेकिन वो सब हिंदी में मिक्स हो गए हैं। जब हम बोलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यही होती है संश्लिष्ट भाषा। यह रोचक तथ्य है, आके कहते हैं लेखक, यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया है, यानी अज्ञे और मुक्तिबोध ने, तकनीकी ढंग से उनकी मातृभाषा क्रमशः पंजाबी और मराठी ही कही जाएगी। ठीक है, हिंदी साहित्य का नेतृत्व किन्होंने किया है, तो अज्ञे और मुक्तिबोध ने किया है, लेकिन उनकी तकनीकी ढंग से अगर भाषा को देखें तो पंजाबी और मराठी, अज्ञे की पंजाबी और मुक्तिबोध की मराठी है। याद रख लेना, अगर ये क्लास आपको लग रहा है आपके लिए यूजफुल है, आपको अच्छी लग रही है, आगे हम इसमें प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा हिंदी साहित्य हम पढ़ चुके हैं, बच्चन जी के सभी कथनों को हम पढ़ चुके हैं, अब हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी पेपर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, या फिर टीजीटी या फिर टीएसएसबी जीआईसी सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो नए प्रश्न होंगे उनको हम लेके आएंगे, तो आप सभी बस जुड़ जाइए। आदिकाल के प्रसंग में हमने ये परिलक्षित किया था कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है। ठीक है, आदिकाल के प्रसंग में लेखक क्या कहते हैं कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है। जब भी भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है, आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। ठीक है, रीति काल में क्या होता है, ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है, लेकिन भक्ति काल में ईश्वर का मनुष्य के रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है, याद रखना। और आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बन गया है और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत की जाती है। साहित्य या कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता है। ठीक है, साहित्य कलाओं में अब ईश्वर को इतना स्थान नहीं दिया जाता, उसकी जो धारणा है ईश्वर की वो क्या है, व्यक्तिगत आस्था के तौर पर स्वीकार की जाती है। आगे काव्य के स्तर पर यह समझ सकना बहुत ही आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है, और वो है अहम का बलिदान। ठीक है, अहम का बलिदान करना, यही प्रेम और भक्ति दोनों का क्या है, उद्देश्य होता है। इलियट के साक्ष्य पर तो यह कहा जा सकता है कि कविता भी अपने अहम भाव में निष्कृत्य है। यों प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में दृष्टव्य है, जो मूलतः क्या है, ऐहिक है। ठीक है, मूलतः क्या है, ऐहिक है, ये आपको याद रखना है। इलियट यहाँ पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र मतलब विद्वान की बात यहाँ पर की गई है। पुनर्जागरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है।
पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है, पुनर्जागरण क्या है? दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। और पुनर्जागरण इन्होंने किसको कहा है? तो भारतेंदु काल से शुरू जो समय होता है उसको कहा जाता है आधुनिक काल को। पुनर्जागरण का एक चिन्ह यदि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है तो दूसरा चिन्ह यह भी कहा जाएगा कि वे मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज करना और उसका परिष्कार करना चाहता है। ठीक है, पुनर्जागरण एक तरफ क्या है? दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, तो दूसरी तरफ वह मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज करना भी है। आगे कहते हैं लेखक, राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हुए आचार्य शुक्ल अपने इतिहास के आधुनिक काल में ये लिखते हैं। ये पटियाला दरबार में थे। किसके बारे में? देखिए यहाँ पर शुक्ल जी ने किसके बारे में लिखा है? ये जो कथन है वो शुक्ल जी का है। और ये किसके लिए लिखा है? राम प्रसाद निरंजनी के लिए, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ नाम से रचना लिखी थी। इसको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है शुक्ल जी ने। और अपने इतिहास के आधुनिक काल में उन्होंने कहा है कि ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाजकर सुनाया करते थे। बाजकर यानी कि कथा कह करके सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ को देखकर ये स्पष्ट होता है कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है। अब योग वशिष्ठ जो है ये लगभग लिखा गया था 1741 ईस्वी में। ठीक है, और राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा था। अब आप मान लीजिए यहाँ पर 62 वर्ष क्यों कहा है कि जो मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल है इन्होंने इनके जो ग्रंथ है वो 1802 और 3 ईस्वी के आसपास लिखे गए थे। ठीक है, लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा था और ये 1803 ईस्वी में लिखा गया था। 1800 ईस्वी में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वहां पर ये भाषा के मुंशी थे दोनों ही। ठीक है, तो योग वशिष्ठ इससे पहले ही क्या है अच्छी खड़ी बोली में लिख चुका था। गद्य लेखक में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, ये शुक्ल जी कहते हैं, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं है कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली है। इस प्रसंग में यह भी जोड़ना होगा कि योग वशिष्ठी क्या है? योग वशिष्ठी प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक है, ये यहाँ पर आगे इन्होंने कहा है। आगे पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध जो 1861 में प्रकाशित हुआ था इसको माना गया है। ठीक है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में जो पहला प्रतिफलन है, भारतीय साहित्य में पहला पुनर्जागरण का जो ग्रंथ लिखा गया था वो था मेघनाथ वध। ठीक है, जो मधुसूदन दत्त ने लिखा था बंगला में। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में ठीक ही लिखा है। यह प्रतिज्ञा, ये किसका है कथन? यहाँ पर रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा जी क्या लिखते हैं कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। और ये किसके बारे में लिखा है? और अपनी पुस्तक में लिखा है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक कि अपने जीवन का अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षणा में ही बोला। हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित नया नया छप रहा है। यहाँ तक कि अपने जीवन का जो अंतिम संवाद है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षणा में ही बोला है। नाटक लिखे हैं। यहाँ पर ये भारतेंदु के संदर्भ में एक कथन कहा गया है कि भारतेंदु जी ने अपने जीवन का जो अंतिम संवाद है वो भी नाटक की भाषा में किया है। और उन्होंने कहा है, भारतेंदु का यहाँ पर एक कथन है कि हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम तो नित नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर है ना, पहले दिन उन्हें बुखार होता है, दूसरे दिन दर्द होता है, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है। ठीक है, उन्होंने नाटक की भाषा में बोला था, देखें कि लास्ट नाइट कब होती है। ठीक है, लास्ट नाइट कब होती है ये भारतेंदु के संदर्भ में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, लेकिन भारतेंदु का भी एक कथन मिलता है। आगे है भारतेंदु युग के लिए इस दृष्टि से इस युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहना एक विशेष सार्थकता रखता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहा है इन्होंने किसको? भारतेंदु युग को। ये अच्छे से याद रख लेना। आगे है रामनरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी का जो कृतित्व है वो अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है। वे मूलतः कवि हैं। ग्राम गीतों के संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने ही किया है।
कविता कौमुदी नाम से कई जिल्दों में हिंदी, उर्दू, बंगला आदि काव्य धाराओं का आलोचनात्मक सामग्री के साथ संकलन संपादन किया। गद्य के क्षेत्र में तुलसीदास और उनकी कविता पर विशेष आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। महामना मदन मोहन मालवीय की संस्मरणात्मक जीवनी उन्होंने लिखी है ना, 30 दिन मालवीय जी के साथ ये लिखा है। और बाल साहित्य के क्षेत्र में विशेष कार्य भी किया है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो किसके बारे में, तो राम नरेश त्रिपाठी के बारे में कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगर आपको डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जी के कथन इसी तरह से आपको करने हैं तो आप बता देना, एक एक क्लास में उनकी भी जल्दी ही करवा दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर आएंगे तो आपको ये सारी किताबें हैं जो हम करवा देंगे यहीं यूट्यूब पर। जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त भी है। ठीक है, जैसे तुलसी क्या है, पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। उनके साकेत को भी राम काव्य का दूसरा सबसे बड़ा राम काव्य समझा जाता है। दोनों का एक मूल स्रोत राम कथा है जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। ठीक है, भारतीय परिवारों की क्या है, ये उज्ज्वलतम गाथा है। आगे, समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की है। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया क्या है, काम में है, वैसे ही रचना के हित में क्या है, प्रयोग की है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। कविता क्या है, उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। कविता की ये परिभाषा दी है, याद रखना, छोटी सी है लेकिन पूछी जा सकती है। आगे, भारतेंदु के बारे में क्या लिखते हैं चतुर्वेदी जी, कविता द्विवेदी युग में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। ठीक है, भारतेंदु के बारे में लिखा है कि कविता द्विवेदी युग में उनका संस्कार है और गद्य में क्या है, विचार है। विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कि कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर ही मिल जाएं। ठीक है, विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य किसके निबंधों में मिलता है, तो ये भारतेंदु जी के निबंधों में समाहित है, ये चतुर्वेदी जी का कहना है। आगे कहते हैं, छायावाद महज संध्या सुंदरी चांदनी रात या नौका विहार का चित्र अब नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को किसकी संज्ञा दी है, क्या कहा है, तो शक्ति काव्य कहा है। ठीक है, ये याद रखना। आगे, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतना अज्ञे के कृतित्व में मिलती है। ठीक है, आधुनिक साहित्य में किसकी, मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी जो चिंतन है, गहरा चिंतन किसने किया है, तो ये अज्ञे की रचनाओं में देखने को मिलता है। आगे है, अंधेरे में, जो कि मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है। अंधेरे में कविता के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। ठीक है, अंधेरे में जो कविता है उसके लंबे खंडों में क्या है, कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना जैसे बाहर से अंदर आती है। ठीक है, बाहर से अंदर आती है, फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, अंधेरे में जो कविता है इसके बारे में कहा है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन मिलता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये सारे ही, याद रखना। आगे है, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मने स्थितियों को उनकी कला साधती है। ठीक है, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को क्या करती है, कला साधती है। अज्ञे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने शमशेर को क्या कहा है, बात के कवि बताया है। मुक्तिबोध को खबर के या फिर भयानक बात के कवि कहा है मुक्तिबोध को, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का क्या है, वातावरण देखने को मिलता है। आगे, कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो, जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है। ठीक है, ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा।
जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम सरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की क्या है, पहचान रही है। जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। ठीक है, जागतिक यानी कि जगत से संबंधित जो संदर्भ हैं उनमें कम से कम इन्वॉल्व किया है किसने, मतलब कम से कम उसमें रहे हैं शमशेर, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में हमें क्या मिलता है, पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। उनकी काव्य भाषा में संज्ञा पदों यानी कि शब्दों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों और अवयवों का है। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर साय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना, ये रघुवीर साय के क्या है, कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। आगे राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला है। ठीक है, राजनीति जैसे अखबारी विषय को भी कवि ने क्या किया है, अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खासतौर से ऐसे परिवेश में जहां साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके बारे में कहते हैं, रघुवीर साय के बारे में कहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। मतलब भाषा इतनी अच्छी है उसमें सीधा ऐसा लगता है, मतलब अनुभव अनुभूति होती है, उसे सीधा संस्पर्श होता है। अज्ञेय चतुर्वेदी जी के प्रिय कवि हैं। ठीक है, जो अज्ञेय हैं वो क्या है, चतुर्वेदी जी के प्रिय कवि हैं और रामचंद्र शुक्ल उनके प्रिय आलोचक हैं। अज्ञेय चतुर्वेदी जी के प्रिय कवि हैं और रामचंद्र शुक्ल उनके प्रिय आलोचक हैं। आगे कहते हैं उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिखाए मार्ग पर ही अपनी आलोचना का विकास किया है। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन मानते हैं, उसी प्रकार रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचना को रचना की पुनर्रचना मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल की भांति ही वे भी अपनी आलोचना में किसी भी विचारधारा से आतंकित नहीं होते और उनका अपनी जरूरत और देश काल के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। किंतु रचनाकारों के प्रति आचार्य शुक्ल की बेबाक और तटस्थ दृष्टिकोण रामस्वरूप चतुर्वेदी के पास है नहीं। आगे कहते हैं आज की कविता को जांचने के लिए जो अब सचमुच प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, ठीक है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें अब उतार चुकी है, काव्य भाषा का प्रतिमान ही शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल और केंद्रीय स्थिति है। ठीक है, कविता के संगठन में अब अलंकारों की जरूरत नहीं है, छंदों की जरूरत नहीं है, जो पहले चला आ रहा था अब ये मुक्त हो चुके हैं इन सब चीजों से। इसमें भाषा प्रयोग की मूल और मतलब भाषा अच्छा होना चाहिए कविताओं का जो मेन है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यानी कि यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं आपको ये आते हैं नहीं आते हैं, आप बताइएगा मुझे आपको ये प्रश्न कैसे लगे। फिर आगे हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट देखें। राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। समय आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जी कछु दियऊ कया कय मास कियऊ अपन्नऊ सु पायऊ, ये काव्य पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? इसमें लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है या फिर पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज एक वर्ड दिख रहा होगा जिसका नाम है कैमास, और कैमास वध के नाम से इसमें एक खंड लगता है और ये खंड किसका है? पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हो, रिवीजन करना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य फ्री फुल कोर्स के नाम से, उसको आप देख डालिए, है ना। टीजीटी का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि पीजीटी का पेपर भी बच्चों का बढ़िया गया है जिन्होंने वाकई में ही पढ़ाई की और जिन्होंने लगातार क्लासेस को देखा है। आगे, स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार को लेकर प्रतिज्ञा पत्र किस अखबार में निकला था? स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार को लेकर मतलब पहले से ही देखो, जो 1921 में 1920 में जब ये स्वदेशी आंदोलन वगैरह चला था, उससे पहले ही कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसमें स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार की बात की गई थी, है ना। प्रतिज्ञा पत्र निकला था कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही क्या करेंगे,
प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 में सही आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। और कवि वचन सुधा आप जानते हैं 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये किसके द्वारा निकाली गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लेना। वैसे ये जो प्रतिज्ञा पत्र निकला था ये निकला था 1874 ईस्वी में। हरिश्चंद्र मैगजीन भी आप जानते हो भारतेंदु जी की थी और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की थी। कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है जहाँ छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता वरन उसे नष्ट कर देता है। केशव की रचना रामचंद्रिका के विषय में ये कहा क्या किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भारतेंदु द्वारा लिखा गया पहला सैद्धांतिक निबंध है जिसका नाम है नाटक। ठीक है, नाटक का नाम निबंध मतलब नाटक है लेकिन ये निबंध है, ये ध्यान रखना, निबंध शैली में लिखा गया है नाटक नाम से। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर हमारा 5 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1883 ईस्वी। ठीक है, ये भारतेंदु ने पहला निबंध लिखा था नाटक नाम से। नेक्स्ट है भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका है जिसमें व्यावहारिक समीक्षा का जन्म होता है? ठीक है, व्यावहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्रिका में हुआ है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। और ये पत्रकारिता सारी आपको एक बार याद कर लेनी है, वो भी हम करा चुके हैं। सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर दिया है, प्रैक्टिस का दौर है। मीराबाई की समस्त काव्य पंक्तियों को लेकर किसने मीराबाई की पदावली नाम से संपादित करते हुए इसकी भूमिका में दिखाया है कि मीराबाई की रचनाओं में 4 भाषा स्तरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 4 भाषा स्तरों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो ये किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आपको बस इतना सा याद रख लेना है कि मीराबाई की पदावली का जो संपादन है वो किसने किया था? तो ये परशुराम चतुर्वेदी ने किया था, जो कि हमारे सिलेबस में भी है ना, यूजीसी नेट के सिलेबस में मिलता है और आजकल आप जानते हो पेपर तो कहीं से भी सेट हो सकता है। आगे यहाँ पर एक पंक्ति आपको दिख रही है, दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे घुमर घटा उलर हुई आई दामिन दमक डरावे। दामिन यानी कि जो बिजली है वो हमें चमक रही है और डरा रही है ना। दादुर मोर पपिया बोले यानी कि मेढक मोर पपिया बोल रहे हैं, कोयल मीठी मीठी वाणी सुना रही है और घटाएं घुमड़ घुमड़ करके आ रही हैं और जो बिजली है वो हमें डरा रही है। ठीक है, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये वियोग श्रृंगार में ये पंक्तियां लिखी गई हैं, किसने किसके द्वारा? तो मीराबाई की ये पंक्ति मिलती है। ठीक है, 8 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृत वर्ण वृत्तों में नितांत तत्सम पदावली का प्रयोग सर्वाधिक किस रचना में हुआ है? इनमें से जो रचना आपको दे रखी है संस्कृत वर्ण वृत्तों में नितांत तत्सम पदावली का प्रयोग सबसे अधिक किस रचना में हुआ है? ये जानते हो? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जिसमें 17 सर्ग मिलते हैं। आगे है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कही जाती है। बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। ठीक है, संत साहित्य के बारे में ये जो कथन दिया गया है, आगे देखते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर हम हिंदी साहित्य में रहा था। ठीक है, हमारे हिंदी साहित्य में रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम पाते हैं। ये किसका कथन है? अब यहाँ पर आप सीधा राम स्वरूप चतुर्वेदी ठोक दोगे, लेकिन ये आंसर गलत है। ये जो कथन है वो किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलता है। अगर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, ये 3 रह गए हैं, अगर आप चाहते हो कि इनके भी कथन आपको करा दिए जाएं तो आप बता देना मुझे। और कल से हमारी जो क्लास है वो थोड़ी सी और मैराथन टाइप में होगी, है ना, क्योंकि टीजीटी का पेपर पास आ रहा है। आज थोड़ा सा बस नहीं कर पाई थी, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, लगभग 30-40 क्वेश्चन भी करेंगे साथ में नए नए, और उनको भी साथ में ही करा दूंगी। ठीक है, उनके जो इंपॉर्टेंट कथन होंगे। तो आप मुझे कमेंट सारे बच्चे जरूर करना, बता देना। और हिंदी साहित्य के लिए आपको सारी प्लेलिस्ट जो हमारी मिल जाएगी उसमें आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है, पीडीएफ भी मिल जाती है।